नमस्कार साथियों। सोडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। एलडीसी की वैकेंसी जो है आप लोगों को पता आ रखी है और इसमें स्पेशल साइंस का जो कोर्स है वो हम लोग लॉन्च भी कर चुके हैं, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र उस कोर्स से जुड़े और 1 मार्च से हम लोग उसके लाइव सेशन में स्टार्ट करेंगे ऐप के ऊपर, ताकि बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहे और हर तरीके का डाउट क्लियरेंस भी लाइव क्लासेस के अंदर रह सके। तो 1 मार्च से पहले पहले आप तुरंत प्रभाव से जो है हमारे कोर्स के साथ जुड़ जाएं। और आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टॉपिक पर मैं आपको एक बेसिक जानकारी देने वाला हूँ कि आनुवंशिकी जो है उससे कम से कम आपके पेपर में 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर एलडीसी की बात करूँ मैं, तो उम्मीद है यहाँ से अपने को 2024 एलडीसी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अकेले जेनेटिक्स से, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या है कि एक तो जेनेटिक्स आता है, एक मॉडर्न जेनेटिक्स भी आता है, तो आधुनिक आनुवंशिकी भी बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो मैं आज सबसे पहले आनुवंशिकी की बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा और उसमें हम लोग पढ़ते हैं, कुछ वोकैब के वर्ड्स भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले जेनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को शामिल करते हुए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सबसे पहला बिंदु यह है कि जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी जिसको हम बोलते हैं, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? अगर आपके सामने ये प्रश्न आता है तो आप याद रखें कि जेनेटिक्स शब्द को सबसे पहले प्रयोग में लेने का काम किया था बैटसन ने। ठीक है, हम क्या करते हैं गलती से यहाँ पर है ना, जेनेटिक्स में मेंडल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, मानते हैं कि मेंडल ने जेनेटिक्स में एक अभूतपूर्व कार्य किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त जेनेटिक्स में मेंडल को घुसाते चले। मेंडल के कार्यक्रम के दौरान या मेंडल के इस आनुवंशिकी के ऊपर प्रयोगों के दौरान आनुवंशिकी शब्द भी नहीं था। मेंडल के जीवन में सिर्फ संकरण शब्द को ही प्रयोग में लिया गया था, यानी कि आनुवंशिकी शब्द मेंडल की मृत्यु के बाद में इस्तेमाल किया गया शब्द है। अर्थात मेंडल के जीवनी के अंदर कभी भी आनुवंशिकी शब्द जो है उसका प्रयोग भी नहीं किया गया था, है ना। मेंडल के आलेखों में कभी भी हम लोगों ने आनुवंशिकी शब्द जो है वो यूज नहीं किया था, तो ये अपने को याद रखना है। और मेंडल की मृत्यु के बाद में ही जो है बैटसन ने आनुवंशिकी शब्द जो है यानी कि जेनेटिक शब्द है इसको सबसे पहले प्रयोग में लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है यहाँ पर कि जेनेटिक शब्द को सबसे पहले प्रयोग में किसने लिया था, तो बैटसन ने लिया था। फिर दूसरा बिंदु ये बनता है कि जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों याद रखें, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है। ठीक है ना, जेनेटिक्स से शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस शब्द से हुई है, तो जीन शब्द से हुई है। और जीन शब्द का मीनिंग क्या है? अगर हम इस जीन शब्द के अर्थ की बात करें तो जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ, जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ टू ग्रो होता है, टू ग्रो। ठीक है ना, तो ये वर्ड भी अपने को याद रखना है कि जेनेटिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो। टू ग्रो इट मीन्स वृद्धि करना। तो जेनेटिक शब्द का जो उद्भव है वो जीन शब्द से हुआ है और जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है वृद्धि करना। और अगर मैं यहीं से एक वर्ड और यहाँ पर बना दूं कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जीन शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था किसने? जोहानसन ने, है ना। जीन शब्द को भी सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था? तो जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द को इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो कि अगर हम लोग जेनेटिक्स शब्द को और क्लियर करें तो इसमें एक वर्ड हमारे सामने और आ जाता है कि जेनेटिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक मिश्रित शब्द है। इसमें पहला शब्द है हेरिडिटी, पहला शब्द है हेरिडिटी और दूसरा शब्द है वेरिएशन। इन दोनों शब्दों को सम्मिलित करके हम लोगों ने जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी नाम की एक विज्ञान की शाखा जो है उसका जो है हमने निर्माण किया। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है हेरिडिटी, और हेरिडिटी अगर हम पढ़ें तो इसको हिंदी में हम वंशागति भी कह सकते हैं मित्रों। ठीक है ना, वहीं वेरिएशन की अगर हम बात करें तो वेरिएशन को हम विभिन्नता भी कह सकते हैं। विभिन्नता या विभिन्नताएं, ये भी शब्द हम लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जेनेटिक्स में दो शब्द हैं, पहला है हेरिडिटी, दूसरा है वेरिएशन। हेरिडिटी अर्थात वंशागति
और वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं। और इसमें भी हम लोग एक वर्ड और इस्तेमाल करेंगे कि हेरिडिटी शब्द को किसने प्रयोग में लिया था। अगर हेरिडिटी शब्द के प्रयोग की बात करें तो हेरिडिटी शब्द का प्रयोग जो है ये किस वैज्ञानिक ने किया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर नाम का एक साइंटिस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ा करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है ना, तो जेनेटिक्स शब्द को हर्बर्ट स्पेंसर ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेरिडिटी शब्द यानी कि वंशागति शब्द जो है वो किसने इस्तेमाल किया, तो हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने। वहीं वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं, विभिन्नताओं के बारे में चार्ल्स डार्विन अपने किताब के अंदर बहुत सारे उल्लेख जो है वो करता है। जब वो नई जाति की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में दुनिया को बताता है, तो वेरिएशन को वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो इसको दुनिया के सामने एक्सप्लेन करने का काम है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है ना, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें तो सिर्फ यहीं तक है ना। जब डार्विन ने किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इस पुस्तक के अंदर उसने वेरिएशन शब्द जो है इसको काफी एक्सप्लेन किया था। ठीक है ना, वेरिएशन शब्द की उन्होंने काफी व्याख्या की थी और जीवों के विकास में विभिन्नताओं के महत्व को समझाने का भी काम किया था चार्ल्स डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में, जिस किताब के उन्होंने 1859 में जो है प्रकाशित किया था। ठीक है ना, तो मेंडल के ऊपर चार्ल्स डार्विन का प्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा प्रभाव जो है पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जब डार्विन के प्रभाव के मेंडल के प्रयोगों के ऊपर डार्विन के प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो इस वक्त ये चीज़ भी वहाँ पर आ जाती है ना, कि मेंडल की असफलता का सबसे बड़ा कारण बताओ। अगर इस तरीके की बात करें तो डार्विन जो है वो मेंडल की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है ना, इनकी ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा दुनिया के ऊपर कि मेंडल के प्रयोगों की तरफ किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी आम आदमी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ये मेंडल की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। जब भी हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसकी असफलता के ऊपर हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा किया करते हैं। तो ये बात हमारे सामने आई। अब आता है कि जेनेटिक्स जो है वो एक विज्ञान की शाखा है अपने आप में। ठीक है ना, तो अब पढ़ते हैं अपने जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। और सबसे पहले आनुवंशिकी में हमारे पास शब्द बनता है कि आनुवंशिकी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। तो मैं लिखूंगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी व वेरिएशन यानी कि आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, आनुवंशिक आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति एवं उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति एवं उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब आप खुद अगर देखेंगे तो पिछले पेज पर हमने इसी शब्द को एक्सप्लेन करने का काम किया कि जेनेटिक्स में दो शब्द हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन, आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति और उनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं। जब दोनों को शामिल कर लेते हैं तो जेनेटिक्स शब्द जो है ये हमारे सामने जो है तैयार होके आता है। तो जेनेटिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा बनी जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति यानी हेरिडिटी और उनमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो ना, तो ये बात हमारे सामने जो है आ जाती है। अब मोटे मोटे तौर पर अगर हम एक वर्ड और तैयार करें तो, हालांकि देखो इस जगह से ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं क्योंकि जनरल साइंस में मोटे मोटे तौर पर ही क्वेश्चन हमारे सामने बना करते हैं। तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हमारे सामने और तैयार हो सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसा पूछें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहें, यानी कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहें, तो आप निश्चित रूप से ग्रेगर जॉन मेंडल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना, इनमें देखो ग्रेगर जो है वो इनको दी गई एक उपाधि है और जॉन मेंडल इनका नाम है। समझ रहे हो ना, ग्रेगर उपाधि है, समझ रहे हो। तो ग्रेगर क्या है कि ये जो पादरी लोग होते हैं उनमें
जब मठ बनते हैं तो मठ के एक बड़े अधिकारी को हम लोग जो है ग्रेगर बोला करते हैं। तो जॉन मेंडल को ये उपाधि दी गई थी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे शब्द का उच्चारण कर दूं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, अगर मैं सिर्फ इतना ही आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आधुनिक आनुवंशिकी का जो पिता है वो है बैटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो बैटसन है। वहीं फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है, वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है ना। तो आप ये याद रखना, कई किताबों में ऐसे अपने सामने ये भी आ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स में भी आप ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो डीएनए के ऊपर निर्भर करती है। डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है ना, आपका सेंट्रल डोगमा हो गया, ठीक, मूल सिद्धांत जिसे अपने बोलते हैं, प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो मॉडर्न जेनेटिक्स की चीजें हैं। और मेंडल के समय में डीएनए, आरएनए, इनका एक्सप्लेनेशन, ऐसा कोई वर्गीकरण हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब मेंडल को हम आनुवंशिकी का पिता मान सकते हैं, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी जैसे ही आता है तो ऊपर संपूर्ण जो है क्रेडिट वो किसको जाता है, बैटसन को जाता है। ठीक है। तो ये जो है हमें याद रखना है मित्रों। और अब हमारे पास से सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट आता है वो आपको बताता हूँ। वो होता है आनुवंशिकी की वोकैब यानी कि शब्दावली। ठीक है ना। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर हम आगे बढ़ें तो आनुवंशिकी की जो शब्दावली है, ठीक है, आनुवंशिकी की जो शब्दावली है ये बहुत मुख्य भूमिका निभाती है यहाँ पर। ठीक है ना। वोकैब से, शब्दावली से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जो है आपके सामने बनता ही बनता है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले वो बातें बता देता हूँ कि वोकैब में आप लोगों ने वास्तव में कौन कौन से शब्दों को जो है प्रयोग में लेना है ना, कि वोकैब में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, वोकैब में सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है जीन। वहीं वोकैब का दूसरा शब्द आता है वो आता है संजीन। संजीन जिसे हम जीनोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और वहीं वोकैब का जो तीसरा शब्द है वो आता है आपके लिए केंद्रक प्रारूप। केंद्रक प्रारूप, केंद्रक प्रारूप को हम लोग जो है कैरियोटाइप के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। कैरियोटाइप, केंद्रक प्रारूप कह दो, कैरियोटाइप कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना। तो ये भी वोकैब का एक मुख्य हिस्सा है। वहीं अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारे पास वोकैब में एक शब्द और आ जाता है, वो आ जाता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी बोल दो, कारक बोल दो, ठीक है, एलील बोल दो, एक ही बात है। एलील शब्द का भी प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। एलडीसी के लगभग एग्जाम के अंदर 2016 में भी, 2018 में भी, हमारे सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2017-18 में भी, है ना, फर्स्ट ग्रेड के 2020 में भी, मतलब लैब असिस्टेंट में भी, मैं कितने ही एग्जाम ऐसे बता दूं जिनमें एलील शब्द को बार बार इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी बहुत बार बनता है कि जैसे किसी इकाई लक्षण का निर्धारण करने वाले कारक को आधुनिक आनुवंशिकी के अंदर या आनुवंशिकी के अंदर किस रूप में या किस शब्द से उसको जाना जाता है। तो इकाई लक्षण का निर्धारण करने वाले निर्धारक या कारक को विज्ञान के आधुनिक स्वरूप में जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। सबसे पहले इसे बोला गया था कारक, फिर इसे बोला गया था जीन। वर्तमान में इसके लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द है वो बनता है एलील। कारक शब्द मेंडल ने इस्तेमाल किया था, जीन शब्द जोहानसन ने इस्तेमाल किया था, जबकि एलील शब्द को प्रयोग में लेने का काम जो है वो किया गया था बैटसन के द्वारा। ठीक है ना। तो ये लाइन भी काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा सकती है। वहीं अगर हम युग्म विकल्पी को और आगे एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, तो युग्म विकल्पी भी दो भागों में बंट जाता है। एक बन जाता है सम युग्मजी जिसे हम होमोजाइगस बोलते हैं, और एक बन जाता है विषम युग्मजी जिसे हम हेट्रोजाइगस के नाम से जानते हैं। तो ये भी हमारे लिए वोकैब का ही एक हिस्सा जो है वो बन जाता है। फिर अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारे सामने दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द आते हैं। एक आता है अपने सामने लक्षण प्रारूप और एक आता है जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप जिसे हम इंग्लिश में फिनोटाइप कहते हैं, भौतिक लक्षणों पर आधारित प्रारूप को हम लक्षण प्रारूप कहते हैं, और एक इसके साथ साथ और आता है दोस्तों जिसे हम जीन प्रारूप कहते हैं, यानी कि जीनोटाइप। ठीक है ना। एक फिनोटाइप होता है और एक जीनोटाइप होता है। आंतरिक जीनी संरचना पर आधारित प्रारूप को जीनोटाइप बोला जाता है। जैसे आप कैपिटल टी ये जो टी शब्द उच्चारण कर रहे हैं ये जीन प्रारूप है।
वहीं आप किसी को लंबा, बोना ये बोलते हैं, ये लक्षण प्रारूप है। यानी कि किसी बाह्य भौतिक लक्षण को देखकर उसके बारे में कुछ बोलना लक्षण प्रारूप कहलाता है। वहीं जब उसके इंटरनल जीन को एक कोड देकर किताब में लिखकर, है ना, नोटबुक में लिखकर हम उसके संकेतों को पढ़ते हैं, तो ये उसका जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो ये लाइन भी अपने को याद रखनी है। वहीं जब और आगे बढ़ते हैं वोकैब के अंदर, तो हमारे सामने एक और शब्द आ जाता है दोस्तों, और वो शब्द आ जाता है, देखिएगा, वो आ जाता है प्रभावी तथा अप्रभावी। ठीक है, प्रभावी तथा अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रेसेसिव करेक्टर। ठीक है, एक तो होता है प्रभावी जो अपना प्रभाव प्रकट करता है, और एक होता है अप्रभावी जो प्रभाव प्रकट नहीं करता। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम प्रभावी और अप्रभावी अर्थात डोमिनेंट एंड रेसेसिव करेक्टर जो है उसकी भी पहचान करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास शब्द को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके लिए भी एक परिभाषा बनती है कि F1 पीढ़ी में, यानी कि फिलियल फर्स्ट प्रथम संतानीय पीढ़ी में उत्पन्न लक्षण या प्रकट होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण बोला जाता है, जबकि जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाता उसे हम अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। प्रभावी लक्षणों को या उनके जीन को कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, वहीं अप्रभावी लक्षणों को या उनके जीन को स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। तो एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, और इसी प्रभावी और अप्रभावी के कारण ही मेंडल ने अपने प्रथम सिद्धांत को एक नाम दिया था, जिसे हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम, द रूल ऑफ डोमिनेंसी, जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं: पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी एंड को डोमिनेंसी। और अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसा पार्ट है जो एलडीसी के हर पेपर में क्वेश्चन आया है। अपूर्ण प्रभाविता का आपने पढ़ा होगा, स्नैपड्रैगन, है ना, स्वान पुष्प जिसे हम बोलते हैं, या आपके 2016 के एलडीसी में भी जो है हूबहू क्वेश्चन हमारे सामने जो है छप कर आया था। और उसके बाद में आगे ये उत्तरोत्तर जितने भी पेपर हुए हैं जिनमें जेनेटिक्स जो है मुख्य रूप से किसी के सिलेबस में बना है, तो वो अपूर्ण प्रभाविता के किसी न किसी उदाहरण को पूछता ही पूछता है। जैसे स्नैपड्रैगन मैंने आपको बताया, वैसे ही रात रानी जिसे हम मिराबिलस जलापा बोलते हैं, उसका भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। और ठीक ऐसी ही एंडुलिसिन प्रजाति के मुर्गे में पंखों का रंग, वो भी इसके अंदर अपूर्ण प्रभाविता का एक मुख्य उदाहरण जो है हमारे सामने बनकर आ जाता है। तो सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हमने पढ़ा, और फिर हमारे पास से जो सेकंड, इसके बाद में वोकैब का जो वर्ड आता है वो आता है, आप पढ़ते हैं गुणसूत्रों के प्रकार, लिंग गुणसूत्र, अलिंग सूत्र, इस तरीके के, है ना, तो वो चीज भी इसमें शामिल हो जाती है। लिंग व अलिंग सूत्र, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, एलोसोम्स और ऑटोसोम्स हम इस तरीके से पढ़ते हैं। विषम सूत्र, विषम सूत्र और लिंग सूत्र हम इस तरीके से पढ़ा करते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सामने पार्ट बन जाता है। ठीक है ना, बाकी गुणसूत्रों के अंदर भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस वक्त हम लोग इसको और पढ़ देंगे। वहीं जब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे पास एक वर्ड और बन जाता है, वो है संकरण व संकर। संकरण व संकर यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन अर्थात वह प्रक्रिया जो दो समयुग्मजी जनक जीवों के मध्य होती है, यानी वांछित लक्षणों युक्त किसी भी दो जनक जीवों के बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो उसे संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। और जब कोई उन दो वांछित लक्षण युक्त समयुग्मजी जनक जीवों के मध्य क्रॉस करवाने से उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है, संतति होती है, ठीक है ना, जिसमें हम जो परिवर्तन चाहें वो परिवर्तन उसमें आ जाए, और जो विषम युग्मजी संकर संतति प्राप्त होती है, बस उसी को संकर बोला जाता है। ठीक है ना, उसी को हाइब्रिड बोला जाता है। जैसे कि खच्चर है ना, वो भी दो अलग अलग जीवों का हाइब्रिड ही होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग उन चीज़ों को पढ़ें तो काफ़ी बेटर ये जो है पार्ट रहता है, संकरण व संकर। फिर संकरण व संकर को और आगे एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे सामने इसके टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वहीं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वर्ड आ जाता है द्विसंकर संकरण, है ना, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डबल हाइब्रिड क्रॉस भी हम इसको बोल सकते हैं। द्विसंकर संकरण, एकल संकर संकरण की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, द्विसंकर संकरण का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, है ना, F1 F2 पीढ़ी, लक्षण प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात, हर एक चीज हमारे सामने वहां पर बनकर आती है। वहीं जब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही उम्दा जो पॉइंट है वो भी बन जाता है, और वो पॉइंट है मित्रों आपका संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज
संकरण। ठीक है, संकर पूर्वज संकरण यानी कि इसमें हम लोग अगर इस बिंदु की बात करें तो इसे बोला जाता है बैक क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण को हम किस नाम से जानते हैं मित्रों? बैक क्रॉस के नाम से हम इसे जानते हैं। वहीं जब बैक क्रॉस को और आगे एक्सप्लेन करते हैं, बैक क्रॉस के बाद में और आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और शब्द आ जाता है, वो आ जाता है मित्रों परीक्षण संकरण। इनकी सबकी परिभाषाएं होती हैं, सबके डेफिनेशंस होती है, और उन डेफिनेशंस, उन परिभाषाओं को सिद्ध करने का एक अलग ही मेथड होता है जिसकी सहायता से हम उसको एक्सप्लेन करते हुए समझ सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षण संकरण जिसे हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, और ये टेस्ट क्रॉस से सीईटी के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना था, और बहुत इंपॉर्टेंट जो है संकरण के उदाहरणों में एक मुख्य एग्जाम्पल बन जाता है, और पेपरों में इसके आने की संभावनाएं बाकी संकरण की तुलना में बहुत ज़्यादा रह जाती हैं। तो वोकैब के अंदर ये कुछ शब्द मैंने लिखे, प्रत्येक शब्द को एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि हम हर एक वोकैब के लेटर को एक्सप्लेन करते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी बड़ा होता है, कम से कम 2-3 घंटे की सिर्फ वोकैब के सेशन को हम लोग जब पढ़ते हैं तब जाके वोकैब का सेशन क्लियर होता है। तो मैंने आपको एक बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया, और इसमें आप लोगों ने देखा कि वोकैब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जैसे जीन हो गया, संजीन हो गया, केंद्रक प्ररूप हो गया, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आज जो आपसे चर्चा करूंगा वो करूंगा सिर्फ और सिर्फ किस पर? जीन के ऊपर। देन लेट्स स्टार्ट। जीन जो है इसको अपने पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो हमारे सामने शब्द आ जाता है मित्रों जीन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला बिंदु देखिए कि जीन को पढ़ने से पहले इसका शब्द जो है उस शब्द का अर्थ क्या है। हालांकि 2 मिनट पहले मैंने चर्चा की थी कि जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ है टू ग्रो यानी कि वृद्धि करना। ठीक है, वही बात दोबारा, और फिर जीन को धीरे धीरे एक एक लेटर से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु ये बनता है जीन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों किसने है? जोहानसन ने। वहीं जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर मैं इस शब्द को एक्सप्लेन करूं तो जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वृद्धि करना यानी कि टू ग्रो। ठीक है, वहीं अगर और आगे बढ़ें तो अब हमारे पास परिभाषाएं बनती हैं कि जीन जो है ये आखिर बोलते किसको हैं, किसका भाग है, किसका अंश है, ये क्या काम करता है, कितने प्रकार का हो सकता है, क्या इसकी भी इकाइयां हो सकती हैं क्या? तो ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कंटिन्यू जो है वीडियो में बने रहना है, और जीन को एक्सप्लेनेशन को कंप्लीटली समझना है, ताकि जीन आपके जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन के साथ रहे और आप कभी इसको भूले भी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस जगह पर। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट ये बनता है कि इकाई लक्षण का निर्धारण करने वाले, इकाई लक्षण का निर्धारण करने वाले निर्धारक को जीन कहा जाता है। अब देखो, बात पता है क्या है कि जब इसको कारक बोला गया था तब तो थे मेंडल, मेंडल ने तो इनको बोला था कारक, जोहानसन ने इनको बोला था जीन, और जीन के जोड़े को बैटसन ने बोला था एलील। जीन के ही जोड़े को बैटसन के द्वारा एलील शब्द से संबोधित किया गया था। ठीक है ना, तो ये एलील बहुत बार पेपरों में आ रखा है, तो मैं सिर्फ एक बार इसी लाइन की चर्चा करूंगा क्योंकि हमने जीन शब्द को एक्सप्लेन करने का काम किया है। और आगे समझिए। ठीक है, जीन शब्द जोहानसन ने इस्तेमाल किया। फिर देखिए, जीवों में आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या होता है? अगर हम इसको और आगे एक्सप्लेन करें तो पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो होता है कौन? डीएनए। ठीक है, और डीएनए का सूक्ष्म अंश जो है वो कौन है? वो है जीन। अगर जीवों के आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो डीएनए, और डीएनए का सूक्ष्मतम अंश, डीएनए का सूक्ष्मतम अंश या खंड, अगर हम इतना ही बोलें तो हम किसका नाम लेंगे? जीन का। यानी कि डीएनए का सूक्ष्म अंश कौन है? जीन। अगर इस प्रकृति के, है ना, देखो पादप वायरस और रेट्रोवायरस को छोड़कर इस प्रकृति के सभी जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही पाया जाता है।
तो अगर मैं जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की बात करूं तो इट मीन्स डीएनए है ना, लगभग डीएनए ही है सब में। तो उस डीएनए का सूक्ष्म अंश अगर जीन है तो निश्चित रूप से डीएनए की आनुवंशिक इकाई हम किसको मानेंगे? जीन को मानेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहीं आगे लिख देता हूं, अतः डीएनए की आनुवंशिक इकाई, अतः डीएनए की आनुवंशिक इकाई हम किसको माने? तो शब्द बनेगा किसको? जीन को माने। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में जो है हमारे सामने बन चुका है। रीट के पेपर में भी ये प्रश्न आ रखा है, आपके लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में, पटवार, सीईटी, मतलब कितने ही एग्जाम्पल मैं चर्चा कर सकता हूँ। जीन एक फेमस वर्ड है और बहुत सारे जो है सेंटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी, आरपीएससी, आरएसएमएससी, सबके पेपरों में जो है लगभग ये शब्द जो है बार बार एग्जाम में छपता ही छपता है। तो डीएनए का सूक्ष्म अंश जीन है, अतः डीएनए की आनुवंशिक इकाई भी हम किसको मानेंगे? जीन को मानेंगे, ठीक है। अब और आगे देखते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि गुणसूत्र जो है आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम जो है किसका होता है? गुणसूत्र। सूत्र मतलब धागा, गुण मतलब आनुवंशिक गुण। तो आनुवंशिक गुणों को ले जाने वाली सूत्रनुमा अर्थात धागेनुमा संरचना को हम क्या किस नाम से जानते हैं? गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं गुणसूत्र किससे बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन निर्मित होते हैं। ये लाइन कई एग्जाम से बन चुकी है। अगर मैं मोस्टली आपसे बात करूं तो एलडीसी 2018, ठीक है, और हमारे सेकंड ग्रेड 2017 के एग्जाम में इस क्वेश्चन को जो है पूछा गया, ठीक है, कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं। अगर डीएनए का सूक्ष्म अंश जीन है और गुणसूत्र डीएनए से बना है तो नो डाउट मैं ये लाइन भी कह सकता हूं कि गुणसूत्र का सूक्ष्मतम खंड भी क्या हो सकता है? जीन हो सकता है, सही है ना। तो मैं इस लाइन को भी यहां पर ऐड कर देता हूं, ठीक है। अतः गुणसूत्र का सूक्ष्मतम खंड, अतः गुणसूत्र का सूक्ष्मतम खंड भी हम किसे बोलेंगे? जीन को बोलेंगे। तो इसका मतलब गुणसूत्र की भी क्रियात्मक इकाई जीन ही होगी, सही है ना। ये भी तो हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र की इकाई जो है वो भी क्या है? वो भी जीन ही है। गुणसूत्र की इकाई अगर हम पढ़ें तो ये भी कौन है दोस्तों? ये भी जीन ही है। अगर डीएनए की आनुवंशिक इकाई जीन हो सकती है और गुणसूत्र डीएनए से बने हैं तो डीएनए की भी इकाई जीन ही होगी फिर तो, सही ना। तो यही लाइन हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने का काम किया है। फिर आगे देखिए कि जो जीन होता है वो किस जगह पर पाया जाता है? जीन आखिर कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर गुणसूत्र का सूक्ष्म खंड है जीन, तो जीन निश्चित रूप से गुणसूत्र के ऊपर ही पाए जाएंगे। तो अब गुणसूत्र के ऊपर जीन की स्थिति जो है वो किस तरीके से, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जीन गुणसूत्रों पर बिंदुनुमा व रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर बिंदुनुमा व रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो जीन है वो कहां पर है? वो गुणसूत्रों पर है। किस आकृति में? बिंदुनुमा। किस क्रम में? रेखीय क्रम में, यानी कि एक लाइन में, एक लाइनियर शेप के अंदर जो है उनको हम लोग देखा करते हैं, ठीक है। और जीन की स्थिति क्या कहलाती है? गुणसूत्रों पर जीन की इस प्रकार की स्थिति जो है उसको हम बोलते हैं लोकस, ठीक है ना। लोकस या विस्थल के नाम से इसको हम लोग जो है जानते हैं मित्रों, ठीक है ना। तो ये लाइन भी हमारे पास बन जाती है। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि जीन जो है क्या उसका भी वर्गीकरण किया गया किसी वैज्ञानिक के द्वारा? तो बिल्कुल, जीन का भी किसी साइंटिस्ट के द्वारा जो है वर्गीकरण किया गया है। तो अब मैं जो है आपके सामने जीन के वर्गीकरण को रिप्रेजेंट करता हूं। जीन का वर्गीकरण, जीन का वर्गीकरण किया गया था बेंजर के द्वारा। जीन शब्द को तो सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था किसके द्वारा? जीन शब्द को तो प्रयोग में लिया गया था जोहानसन के द्वारा, लेकिन जीन के वर्गीकरण को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बेंजर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन का वर्गीकरण किया था और उसने बोला था कि जीन की कई उप इकाइयां होती हैं। तो कौन कौन सी उप इकाइयां हैं? आइए
उन सभी उप इकाइयों के नाम लिखकर उनको अपने एक्सप्लेन करते हैं। पहली उप इकाई जिसका नाम है सिस्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी उप इकाई जिसका नाम है रेकॉन। तीसरी उप इकाई जिसका नाम है न्यूटॉन। हालांकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हम लोग जिस कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वहां तक तो ये 3 उप इकाइयां बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन जिनकी और भी उप इकाइयां हैं, तो कौन कौन सी उप इकाइयां हैं, और बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। तो जीन की एक उप इकाई और है जिसका नाम है कॉम्प्लॉन। जीन की एक उप इकाई और है जिसका नाम है ओपेरॉन, ठीक है। देखो सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, कॉम्प्लॉन, ओपेरॉन, रेप्लिकॉन, ठीक है ना। एक उप इकाई जो है मैं और आपके सामने रख रहा हूं, एंड दैट इज रेप्लिकॉन। सबके पीछे की ध्वनि एक जैसी है, यानी कि सबके पीछे का सफिक्स यानी कि जो प्रत्यय है वो एक जैसा है, ऑन 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 शब्द आ रहा है। सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, कॉम्प्लॉन, ओपेरॉन एंड लास्ट इज रेप्लिकॉन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो भी इकाई होती है, इसका जो मैंने नाम लिखा वो मूल रूप से अंग्रेजी में ही है, और इनका नामकरण इनके काम के आधार पर ही तय किया गया है। जिसका जैसा काम ठीक वैसे उसका नाम। अब जैसे देखो सबसे पहले है सिस्ट्रॉन, इट मीन्स स्ट्रक्चरल यूनिट। मैं इंग्लिश वाले शब्द ही यहाँ पर प्रयोग में ले रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि इसी से हम उसके कार्यक्रम को समझेंगे, यानी कि संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई अगर हम 10th क्लास के कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ें तो वो ये कहता है कि म्यूटॉन मिलकर रेकॉन बनाते हैं, रेकॉन मिलकर सिस्ट्रॉन बनाते हैं, और सिस्ट्रॉन मिलकर जीन बनाते हैं। और जीन किसके ऊपर होता है, गुणसूत्र पर। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के, ठीक है ना। अगर हम इस कठिनाई स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ें तब तो ये है, लेकिन जब थोड़ा और प्लस करते हैं तब हर किसी के आगे इकाइयों के काम के आधार पर भी वर्गीकरण आता है। जैसे कि देखो सिस्ट्रॉन काम लिख दिया, स्ट्रक्चरल यूनिट है, सिस्ट्रॉन स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक इकाई। रेकॉन रिकॉम्बिनेंट यूनिट, रिकॉम्बिनेशनल यूनिट भी मैं लिख सकता हूं, यानी कि देखो अब काम पता चल रहा है। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, री मतलब दोबारा, कॉम्बिनेशन का मतलब जोड़ना, तो हम क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे इसे पुनर्योजन इकाई, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये एक प्रकार की पुनर्योजन इकाई है, ठीक, पुनर्योजन इकाई। वही म्यूटॉन शब्द आ रहा है, म्यूटॉन इट मीन्स इट इज म्यूटेशनल यूनिट। देखो म्यूटेशनल यूनिट, हर किसी का जो नाम है उसी के अंदर उसका काम छुपा है। म्यूटेशन किसको बोलते हैं, उत्परिवर्तन को बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक शब्द चुन लेंगे, वो है उत्परिवर्तन इकाई। अब ये प्रश्न भी पेपर में बन सकता है कि जीन की किस उप इकाई को उत्परिवर्तन इकाई माना जाता है, म्यूटॉन। म्यूटॉन का कार्यक्रम बताइए, उत्परिवर्तन इकाई, उत्परिवर्तन करना। पुनर्योजन इकाई रेकॉन बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। स्ट्रक्चरल यूनिट इट इज सिस्ट्रॉन। फिर देखो कॉम्प्लॉन, कॉम्प्लॉन यानी कि कॉम्प्लीमेंटेशन यूनिट, कॉम्प्लीमेंटेशन यूनिट। अगर हम कॉम्प्लीमेंटेशन यूनिट की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों अनुपूरक इकाई। हम इसे अनुपूरक इकाई के नाम से भी जानते हैं, अनुपूरक इकाई ऐसा भी हम लोग बोल देते हैं। वही है दूसरी ऑपेरॉन, ऑपरेशनल यूनिट। ऑपरेटिव यूनिट भी लिख सकता हूँ, ऑपरेशनल यूनिट भी लिख सकता हूँ। ऑपरेशनल यूनिट का मतलब हो गया क्या, ये ऑपरेट करता है। ऑपरेट का मतलब होता है कार्य करना, तो हम इसे बोलेंगे कार्यात्मक इकाई, ठीक है, कार्यात्मक इकाई। फिर आता है रेप्लिकॉन, इट मीन्स इट इज रेप्लिकेशनल यूनिट। देखो काम क्या कर रही है, रेप्लिकेशन कर रही है, ठीक है ना। तो रेप्लिकेशनल यूनिट में इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं, या रेप्लिकेशन यूनिट भी लिख देता हूं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी का डुप्लीकेट रूप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिकृति कर रहे हैं आप, ठीक। प्रतिकृति का मतलब जैसे फोटोकॉपी होती है, ठीक वैसा ही। डीएनए जब अपने समान नया डीएनए तैयार करता है तो उसे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो उस रेप्लिकेशन के अंदर काम आने वाली जो जीन की सब यूनिट है, दैट मीन्स इट इज रेप्लिकॉन बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन। नाम पड़ गया रेप्लिकेशन यूनिट, यानी कि प्रतिकृति करने वाली इकाई, ठीक है ना।
प्रतिकृति करने वाली इकाई। तो देखो, सब इकाइयों के नाम उनके काम के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, और ये हम लोगों ने जिस पॉइंट के ऊपर चर्चा की वो थी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक्स। अनुवंशिकी के 5 प्रश्न आते हैं दोस्तों, और पांचों ही प्रश्न हमारे सही हो, हमें इस तरीके के मैटर को तलाश करनी है। आप लोगों के सामने जो भी मैंने लिखा है, अप्रोक्सीमेटली ये सारा मैटर 10th क्लास के आसपास का ही मैटर है। एक दो लाइनें जरूर मैंने जो है प्लस की सोची हैं, क्योंकि जब कुछ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर एडवांस क्वेश्चन को हम किस तरीके से जज करेंगे। बस इसीलिए मैंने कोशिश की है कि वोकैब के अंदर मैं आपको सिर्फ एक लेटर के बारे में मैंने समझाया। धीरे धीरे वोकैब के अंदर मैं कुछ सेशन और भी जो है आपको यूट्यूब पर दूंगा, या इसके अंदर के टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि नाम मात्र का शुल्क है। आप अगर एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं और साइंस विषय में खुद को कमजोर समझते हैं, तो आज ही सोडा क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और हमारे एलडीसी में स्पेशल साइंस के कोर्स के साथ जुड़ें, ताकि आपको बहुत अच्छा जो है मैटर मिले और आप अपने आप को हजारों विद्यार्थियों से आगे विज्ञान के इस पार्ट में ले जाने का काम कर सकें। और इसमें आप लोग निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसमें 1 मार्च से जो है मैं लाइव सेशन भी स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी 1 मार्च से पहले ज्वाइन कर लें, ताकि उनकी लाइव क्लासेस जो है वो न निकलें और वो अच्छी तरह से उस कोर्स के साथ जुड़ सकें। हालांकि इसमें रिकॉर्डेड के साथ लाइव दोनों ही ऑप्शन होगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव सेशन भी इसमें ऐड जो है हो जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वहां तक भेजें, ताकि किसी का अच्छा जो है लाभ हो सके, फायदा हो सके, और तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।